महिला काव्य मंच नेदरलैंड्स के अध्यक्ष एवं लेखिका श्रीमती अश्विनी केगावकर जी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ उपस्थित हैं। वे गृहस्वामिनी ई मैगज़ीन के ग्लोबल एम्बेसडर हैं और साहित्य अर्पण सरगम के मंच संयोजक हैं। वे एक स्वतंत्र लेखिका भी हैं जिनके कई लेख इंडियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित हैं। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान की साझा संकलन धरा से गगन तक का आप सह संपादिका है। आप साहित्य सेतु परिषद अहमदाबाद गुजरात के साहित्य सेतु परिषद काव्य वैभव पुरस्कार से सम्मानित है और केबी राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच द्वारा भी सम्मानित है। वर्तमान में वे नेदरलैंड्स की एक प्रतिष्ठित कंपनी में व्यवस्थापन विभाग में कार्यरत हैं। आज आपका विषय है नक्षत्र भारतवंशी सूरीनामी। मैम, आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? विधिवत जन, आप सभी को सादर प्रणाम है और मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है। तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा सेंट पीटर्स कॉलेज कोलाशरी केरल के तत्वाधान से आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी गिरमिटिया साहित्य एवं आदिवासी साहित्य एक लोकतांत्रिक संवाद और सामाजिक पहचान में उपस्थित आप सभी विधिवत गुणीजनों का मैं अश्विनी केगावकर करबद्ध विधिवत प्रणाम अभिवादन करती हूँ। सर्वप्रथम सेंट पीटर्स कॉलेज जिसकी स्थापना 1934 में हुई है, सदा ही अपना एक गौरवमय इतिहास इस कॉलेज ने बनाया है तथा इस कॉलेज की का जो हिंदी विभाग है वो इस वर्ष अपना रजत वर्ष उत्सव मना रहा है। तो आप सभी को मैं अशेष बधाइयाँ देती हूँ और विशेष बधाइयाँ मैं और सर्वप्रथम अभिवादन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सिंधु जी, जिन्होंने मुझे इस सार्थक संगोष्ठी में आमंत्रित किया है, तथा विशेष आभार है आदरणीय डॉक्टर मंजुनाथ जी का, जिन्होंने मुझे इस सार्थक गोष्ठी से जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सर्वप्रथम मैं जानती हूँ ये लंच टाइम के पहले का मेरा सेशन है। सो नमस्कारम, नमक कोर्च मलयालम आर्याम सुगुआनो इंदवट्टी, ये कुछ चीज़ें मेरी मलयाली सहेलियों ने मुझे बचपन में सिखाई थी और आप सभी को मैं सादर फिर से प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम आज 6 दिसंबर है, तो इसीलिए भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री तथा हमारे भारतीय संविधान के जनक आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने वक्तव्य की मैं शुरुआत करती हूँ। और आप सभी जानते हैं इसी सप्ताह हमने यानी संयुक्त राष्ट्र घोषित दास्तां दिवस मनाया था। जी हाँ, 2 दिसंबर को यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है, दास्तां दिवस। और मैं जानती हूँ इसके बारे में हमने ना विश्व में सुना है ना सोशल मीडिया में इसकी ज़्यादा चर्चा हुई है, किंतु इस 21वीं शताब्दी में भी संयुक्त राष्ट्र दास्तां दिवस या स्लेवरी दिवस मनाता है। और संयुक्त राष्ट्र के जो आंकड़ों के अनुसार आज भी दास्तां या स्लेवरी विश्व में मौजूद है। केवल गरीब प्रगतिशील देशों में नहीं, किंतु विकसित देशों में, समृद्ध देशों में भी यह दास्तां मौजूद है। और जानकर बहुत हैरानी होगी कि 52% फोर्स लेबर की जड़ दास्तां है। अर्थात ये कितनी कटाक्ष की बात है कि आज भी 21वीं शताब्दी में हम दास्तां उन्मूलन दिवस मनाते हैं और इस दास्तां या स्लेवरी की जड़ कहीं औपनिवेशिक मानसिकता की पैदावार है और इसका बीज उपनिवेशिक सत्ताओं ने 300-400 वर्ष पहले बोया था। 1833 में जब ब्रिटिश संसद में
यह पारित हो गया था कि दास प्रथा पूर्णतया बंद हो, फिर भी छुप छुप कर हमारे जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वह विश्व के अन्य स्थानों में दास प्रथा चलाती थी। किंतु जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कैरेबियन देशों में भी, किंतु बाद में इसे पूर्णतया बंद किया गया। और इस दास प्रथा बंद होने के कारण औपनिवेशिक शक्तियों को मजदूरों की काफ़ी कमी महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने भारत के मुख्यतः पूर्वांचल राज्यों से तथा अन्य एशियाई देशों से अनुबंधित मजदूरों का प्रबंध किया। मॉरिशस, फिजी, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया आदि सभी देश गिरमिटिया देशों के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब मेरा विषय है नक्षत्र भारतवंशी सूरीनामी। मैं यहाँ नीदरलैंड में बैठकर आपको ये सब चीज़ें बताती हूँ। इसके पीछे ये मुझे भूमिका बतानी बहुत ज़रूरी थी और इसीलिए मैं ये भूमिका बांध रही हूँ कि कोलकाता से सूरीनाम देश जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वहाँ पहला जहाज़ 1873 में पहुंचा था और इस जहाज का नाम था लाला रुख। और ऐसे ही 64 जहाज सूरीनाम की ओर प्रस्थान किए थे और करीबन 34 से 35 हजार भारतवंशीय मजदूर सूरीनाम गए थे। इनमें से 1/3 मजदूर यानी 11,604 मजदूर फिर भारत लौट आए थे, किंतु बचे हुए 25,000 भारतीय वंश के मजदूर सूरीनाम में हमेशा के लिए बस गए और उन्हें डच जो उपनिवेशक थे उन्होंने हिंदुस्तानी सूरीनामी नाम से संबोधित किया। यह नाम आज भी विद्यमान है और हम सभी इन लोगों को गिरमिटिया जानते हैं, लेकिन डच उपनिवेशक इन्हें कॉन्ट्रैक्टन देते थे, यानी एग्रीमेंट के बजाय ये कॉन्ट्रैक्टन देते थे। इसीलिए ये मजदूर अपने आप को कंत्राकी कहते हैं। ये गिरमिटिया अपने आप को नहीं कहते, बहुत से परिवार ये अपने आप को कंत्राकी कहते हैं। और इन उपनिवेशिक शक्तियों ने सूरीनाम में बहुत सी नकदी फसल जैसे कॉफ़ी, चावल, कोको आदि की पैदावार करने में हमारे जो भारतवंशी सूरीनामी जो मजदूर थे उन्हें लहूलुहान किया था। आप सभी इसी बात से परिचित है, ये सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे भारतवंशीय अनुबंधित मजदूरों ने या गिरमिटिया मजदूरों ने वहाँ पर अपना समय बिताया था। ठीक है, तो ये सभी कहानी एक संघर्ष की है या एक बहुत कटुमय कहानी है, लेकिन मैं इस कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहती हूँ। यानी हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के अनुसार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और यही से मेरी कहानी की शुरुआत होती है। अब ये समय है 1975 का, जहाँ सूरीनाम को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत से करीबन 1.25 लाख से ज़्यादा परिवार सूरीनाम से यहाँ प्रस्थान करते हैं और यहाँ स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो सूरीनामी भारतवंशी परिवार है ये हॉलैंड के या नीदरलैंड के प्रमुख 3 शहरों में स्थापित होते हैं, स्थायी ओर से बस जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो शहर है वो हमारी जो नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है देन हैग, जिसे डच में कहते हैं, और द हेग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ बसते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से कार्यालय तभी भी स्थापित थे और वहाँ पर वो कारकुनी जो नौकरियां होती है, जो ऑफिस में नौकरी होती है, वहाँ पर वो अपना स्थान बना लेते हैं। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी प्रवासी भारतीयों को एक नए देश में जाकर बसना और वहाँ पर ऐसे किसी
सम्मानित जगह पर अपनी जगह बनाना एक बहुत विशेष बात होती है। और उसी के साथ वो है दूसरे शहर यानी नीदरलैंड की के प्रमुख बंदरगाह या यूरोप के का प्रमुख बंदरगाह जिसे रॉटरडैम कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 1945 में मैं सॉरी, आई एम जस्ट लूजिंग माय वर्ड्स, पर तब ये पूरा बंदरगाह नष्ट हो चुका था, लेकिन डच लोगों ने इसे फिर से एक बनाया था, फिर से एक नया रूप दिया था। तो वहाँ हमारे हिंदुस्तानी जो सूरीनामी लोग वहाँ जाकर बसते हैं, तथा एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है वहाँ पर भी जाकर बसते हैं और अपनी भविष्य की नई शुरुआत करते हैं और नीदरलैंड में एक नया भारत बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब उनके इस दूसरे प्रवास के दौर में वह यहाँ पर भी एक नया भारत बनाते हैं। तो यह कुछ ऐसे ही भारतवंशी है जिन्हें मैं नक्षत्र भारतवंशी सूरीनामी के नाम से कहती हूँ, उन्हें संबोधन करती हूँ। तो सबसे पहला एक नक्षत्र या एक तारा, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो आकाश मंडल में एक विशिष्ट तारा मंडल की जो रचना होती है और उससे जब चंद्रमा गुजरता है तो नक्षत्र तैयार होते हैं। तो ऐसे ही जो बिल्कुल अनुपम तारे होते हैं वही तारा मंडल एक नक्षत्र बनाता है। ऐसे ही हमारे सूरीनामी यहाँ पर बिल्कुल नक्षत्र जैसे चमकते और अनुपम है। और सबसे पहला जो नक्षत्र मैं कहूंगी, जो पहला तारा मैं कहूंगी, तो वो है हमारे आदरणीय नरेन मथुरा जी। नरेन मथुरा जी हम सभी के लिए अपने आप में नायाब है, अनुपम है, क्योंकि उन्होंने 80 के दशक में 1980 के दशक में 41 वर्ष पूर्व उन्होंने हिंदी का पहला बीज नीदरलैंड के धरती पर बोया था और उस बीज का औपचारिक नाम है हिंदी परिषद नीदरलैंड। जी हाँ, इसका संगठन 1983 में हुआ है और इसके अध्यक्ष नरेन मथुरा जी आज तक एक बहुत अथक परिश्रम से यहाँ पर हिंदी की पाठ पढ़ाते हैं और बहुत नियमित रूप से पढ़ाते हैं। वो यहाँ पर वर्धा जो हमारा विश्वविद्यालय है उससे संलग्न होकर परीक्षाएं भी लेते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर एक हिंदी का बीज बोया। वैसे ही बहुत से ऐसे भारतवंशी सूरीनामी हैं जो यहाँ पर भारत बनाने की कोशिश करते, अपना भारत बसाते हैं। यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर आए थे और एक यूरोपीय देश में सर्वप्रथम बस जाना और वहां पर भारतीय संस्कृति, अपने धरोहर को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि 32 वर्ष से भी अधिक समय तक यहाँ पर देव कौशल जी पूर्णतया संपूर्ण रूप से सामाजिक सेवा करते हैं। तो वो यहाँ के कैदियों को योग विद्या सिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ के कैदियों को योग विद्या सिखाते हैं और उनकी एक तीन सामाजिक संस्थाएं हैं जो एम्स्टर्डम, जांगदाम और उतरेक्ट जैसे 3 शहरों में विद्यमान हैं और यहाँ पे वे पूर्ण रूप से समाज को सेवाएं देते हैं और जो हमारे योग के जो यम नियम यह पढ़ाकर कैदियों को एक नया जीवन देने की कोशिश करते हैं। और बहुत मजे की बात है, उन्होंने एक समन्वय बताया है कि जो हमारे योग विद्या के जो यम नियम है यह बाइबल के 10 कमांडमेंट्स से मेल खाते हैं या एक दूसरे के पूरक है, ऐसे वो बताते हैं और यहाँ के कैदियों को एक पुनर्जीवन देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर और एक बहुत विशेष बात है कि जब सूरीनामी या कोई भी गिरमिटिया
भारत छोड़ कर गए थे तो वो अपनी संस्कृति को लेकर गए थे। उनके यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है बैठक गानों का। अगर उत्तर भारत कि अगर आप बैठक संस्कृति से अगर आप ज्ञात होंगे तो बहुत बड़ी ये संस्कृति रही है, बहुत समृद्ध संस्कृति रही है। तो जब ये गिरमिटियां अन्य देशों में गए थे तो उनको बहुत अथक परिश्रम करने के बाद शाम के समय तब कोई मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो वो अपने स्वयं का जो मनोरंजन है वो बैठक गीतों के द्वारा, जो राम की भक्ति गीत है या कृष्ण के भक्ति गीत है, या जो हमारे मुसलमान बंधु भी यहाँ पर गए थे, जो अन्य समाज के भी लोग गए थे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बैठक गाना और जो भजन कीर्तन की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक हमारे मोहम्मद अजीज जी है, जिनकी मेरी मुलाकात 2021 मार्च और अप्रैल महीने के बीच हुई थी। तब चैत्र मास का महीना था। उन्होंने, मेरी पहली बातचीत उनसे फोन पर हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे चैत्र नवरात्र की बधाइयां दी थी और उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में कहा था कि आप शायद भारत से हैं, तो आप उस बेटे को मेरे जानती है। मैंने कहा कि कौन? मैं बहुत बड़ी, मुझे ऐसी बहुत बड़ी प्रश्न आया कि भारत में इनका कौन सा बेटा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो थोड़ा सा पतला सा बेटा है, बहुत थोड़ा सा सांवला है, लेकिन राम कथा बहुत अच्छा सुनाता है। यहाँ पर हॉलैंड में भी और सूरीनाम में भी उसकी राम कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत मशहूर है। और यहाँ तक कि हमारे मोहम्मद अजीज साहब ने कुछ जो रामचरितमानस की चौपाई भी मुझे सुनाई थी। तो आप सही भी जानते हैं कि सूरीनाम देश, जिसे बहुत से जो अर्ताकी, जैसे जो मीडिएटर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो एजेंट्स हुआ करते थे, उनको उन्होंने बड़े चंगुल में फंसाया था, झूठे शब्दों में फंसाया था। आप सभी जानते होंगे, यह जो इतिहास है आप सभी को मालूम है। इसीलिए मैं अभी का जो अद्यावत परिस्थिति है, जो शायद आपको सुनने में कम मिलती है, ये बताना चाहती हूँ। तो उस इतिहास में बताया था कि इन्हें झूठ बोलकर ले जाया गया कि यह राम के देश में जाने वाले हैं, और सूरीनाम यानी श्री राम का द्वीप, इसीलिए सूरीनाम को ये श्री राम का द्वीप कहते हैं। इसीलिए यहाँ के सभी लोगों में एक बहुत अच्छी आस्था है प्रभु श्री राम के लिए। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब वो हमारे मोहम्मद अजीज साहब हमारे कुमार विश्वास जी को अपना बेटा कह रहे थे। भारत का बेटा, या मेरा ही तो बेटा हुआ, इतने प्यार भरे शब्दों में कह रहे थे। तो इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और यही एक बहुत बड़ी बात बताता है कि यहाँ के जो हिंदुस्तानी या भारतवंशी जो सूरीनामी है, ये सभी लोग अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। अपने आप में सभी जो त्योहार है, भले ईद हो या फगुआ हो, फगुआ यानी होली को यहाँ पर फगुआ के नाम से जानते हैं। जो पूर्वांचल भाग से होंगे जो वो जानते होंगे कि होली को जो भोजपुरी में बहुत पहले फगुआ कहते थे, तो यहाँ पर अभी भी यह लोग फगुआ कहते हैं और फगुआ मनाते हैं। और ये बताइए कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। जब फाग महीना आता है, जब फागुन का महीना होता है, भारत में तो मतलब गर्मी की पहल शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड में हम विट यानी व्हाइट ईस्टर मनाते हैं। तब थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में वे होली मनाते हैं। वे आज भी गुजिया मनाते हैं और होली भी खेलते हैं, होली के गीत गाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप ये कहेंगे कि ये शायद सभी जो पहली पीढ़ी के लोग हैं तो वो मनाते होंगे। नहीं, हमारे यहाँ नीदरलैंड में भारत छोड़ आए चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी से भी मैं मिल चुकी हूँ और छठी पीढ़ी से भी मिल चुकी हूँ, जो बिल्कुल अभी छठी पीढ़ी जिनकी अब लगभग आयु 20-25 वर्ष होगी,
तो यहाँ वो उनमें भी एक भारत बसता है, उनमें भी भारतीय संस्कृति बसती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं 2022 के हमारे स्वतंत्रता दिवस पर गई थी, तो वहां पर कुछ सुरिनामी हमारे साथी भी आए थे, हमारे बंधु भी आए थे। उनमें से एक 21 वर्षीय बालक, एक लड़का था, मैं उसे बालक ही कहूंगी, मेरे उम्र से काफी कम है। तो वो यहाँ के एक सरकारी कार्यालय में बिल्कुल अभी उसने शुरुआत की थी, लेकिन उससे जब मुलाकात हुई, उसने मुझे पूछा आप कहाँ से? भारत से। तो मैंने कहा कि मैं पुणे से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप जानते हैं? तो उसने बिना गूगल देखे कहा महाराष्ट्र, पुणे, अच्छा पुणे जहां पर आईटी का बहुत बड़ा जाना माना शहर है। मैं बिल्कुल ताज्जुब हो गई कि एक भारतवंशी सुरिनामी जो नीदरलैंड में जिसका जन्म हुआ है और उसका कुछ धरोहर सुरिनाम से मिलता है, वो भी पुणे को जानता है। उसने केवल ये बात नहीं कही, उसने कहा महाराष्ट्र में के प्रमुख शहरों के बारे में बताया, वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उसने बताया कि जो हमारा नई मुंबई कैसे अग्रसर हो रहा है, ये ऐसी सभी बातें उसे पता थी। और ये मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, ये बहुत आश्चर्य। जी 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 जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की छठी पीढ़ी भी भारत से जुड़ी हुई है। तो इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे ये सभी जो यहाँ पर बसे जो भारतवंशी सुरिनामी हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा भारत से जुड़े हुए हैं। वो अभी भी यहाँ एक अनवरत प्रयत्न करते हैं भारत बनाने का, भारत स्थापित करने का। और इसी शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इन भारतवंशी सुरिनामियों की वजह से भारत की संस्कृति अभी भी टिकी हुई है, अभी भी एक बहुत बड़ी स्थान बनाती है डच वासियों के भी हृदय में। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद अश्विनी जी। आप सबको यह बता दें कि अश्विनी जी जिस जगह से हमारे साथ जुड़ी हैं वह हमारे समय से करीब 6 घंटे पीछे हैं, तो वे इतनी सुबह हमारे लिए आभासी माध्यम के द्वारा जुड़ी और अपना वक्तव्य दिया। इसके लिए विभाग की ओर से एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।